गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छात्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत आज हम आधुनिक काल में प्रयोगवाद को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आधुनिक युग मशीन और गति का युग है, इसलिए युग और भी जल्दी जल्दी बदलता है। इधर हिंदी की इसी पीढ़ी को लीजिए, राष्ट्रवाद का निनाद ऊंचा हुआ कि छायावाद आधम का, तदुपरांत हालावाद टपक पड़ा और रहस्यवाद एवं प्रगतिवाद छायावाद से निकल पड़े। फिर प्रयोगवाद प्रगतिवाद पर आ पड़ा। तो इस तरह से यही प्रयोगवाद आधुनिक हिंदी कविता की एक नवीनतम शैली विशेष है, जिसमें कवियों ने अपनी अनुभूति की व्यंजना के लिए नवीन प्रयोगों को अपनाया है। वैसे तो सामान्यतः प्रत्येक युग में अभिव्यंजना शैली और प्रतिपाद्य विषय में नए नए प्रयोग होते रहे हैं। प्रत्येक युग का समर्थ साहित्यकार नई उद्भावनाओं द्वारा साहित्य को अभिनव रूप देने का प्रयत्न करता है। महाकवि तुलसीदास, सूरदास, प्रसाद, पंत, निराला आदि ने नए नए प्रयोग किए हैं, पर सभी को हम प्रयोगवादी कवि नहीं कहते। आज का प्रयोगवादी कवि प्रयोग शब्द का उपयोग एक विशिष्ट साहित्यिक प्रवृत्ति के अर्थ में करता है। जिस प्रकार प्रगतिवाद शब्द सामान्यतः प्रगति का बोधक न होकर साम्यवादी विचारधाराओं के पोषक साहित्य का परिचायक है, उसी तरह आज का प्रयोगवादी भी सामान्य विकासोन्मुख साहित्यिक प्रयोगों का परिचायक न होकर एक विशिष्ट साहित्यिक प्रवृत्ति का परिचायक मात्र है। इस वाद का जन्म छायावादी युग की अति भाव विभोरता और प्रगतिवाद काल की शुष्क बौद्धिकता की प्रतिक्रिया जान पड़ता है। प्रगतिवाद ने हिंदी साहित्य को ऐसी कोई चीज प्रदान नहीं की जिसका प्रभाव स्थायी हो सके। इस प्रकार प्रयोगवाद साहित्य की आधुनिकतम प्रवृत्ति है, प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया है। प्रयोगवाद के श्रेष्ठ आलोचक लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार प्रयोगवाद छायावाद और प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया मात्र है। आगे वे लिखते हैं, इस नई कविता का प्रयोगवाद को नवीन अभिव्यक्ति के लिए नवीन माध्यम और नवीन विषय चुनने पड़े और वह एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुई जो पहले अज्ञात थी। इस विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति का जन्म हिंदी के काव्य क्षेत्र में प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन यानी 1943 से मान लिया गया है। तो तार सप्तक के वक्तव्य में अज्ञेय जी प्रयोगों की अनिवार्यता पर इतना अधिक बल दिया कि उनके काव्य को प्रयोगवाद की संज्ञा दे दी गई और अज्ञेय को ही प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी स्वीकार कर लिया गया है। यह सत्य भी है क्योंकि प्रयोग की इतनी विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम अज्ञेय ने ही की है। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किए हैं, यद्यपि किसी एक काल के किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है।
किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए उनके आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए। प्रयोगवादी कविता को हर आलोचक ने अलग अलग दृष्टि से देखा और इस नई कविता को कई नाम भी दिए, जैसे प्रयोगवाद, नई कविता, प्रतीकवाद, रूपवाद, प्रपद्यवाद, आज की कविता, कल की कविता, भविष्य की कविता, अगली कविता और यहाँ तक कि की कविता। तो इस तरह से तो दोस्तों आज हम प्रयोगवाद की विशेषताओं को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहली विशेषता है घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद को प्रयोगवादी कवि की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह व्यक्तिवाद प्रयोगवादी कवियों में अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। अज्ञेय जिसके सबसे प्रमुख प्रवक्ता रहे हैं। तो इस दृष्टि से उनकी नदी के द्वीप और यह द्वीप अकेला कविताओं को लिया जा सकता है। तो प्रयोगवादी कवि इतना अनिष्ट व्यक्तिनिष्ठ है कि वह सामाजिक जीवन के साथ किसी प्रकार के गठबंधन नहीं कर सकता। तो प्रयोगवादी कवियों ने एक उदंड और छिछोरे बालक की तरह मुंह मटका मटका कर गीत गाए हैं। तो व्यक्तिवाद की प्रधानता भारतीय युग, द्विविध युग और छायावाद युग में भी थी, किंतु प्रयोगवाद की तरह उनका घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद नहीं था, बल्कि उसमें उदात्त लोकव्यापक भावना है। तो प्रयोगवादी कवियों ने कविता की आड़ में घोर व्यक्तिवाद का चित्रण करते हुए आत्मविश्वास का निंदनीय प्रयास किया है। एक आत्मविश्वास का उदाहरण देखिए। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण खान पान, साधारण वस्त्रवास। तो इस तरह से एक आत्मविज्ञापन का उदाहरण मानो यह प्रयोगवाद की कविता रही है। दूषित वृत्तियों का नग्न रूप में चित्रण। तो दोस्तों प्रयोगवादी कवि के लिए ऐसी कोई दूषित वृत्ति नहीं है जिसका चित्रण वे नहीं करते। तो प्रयोगवादी कवि तो अश्लील, अरुचिकर, असभ्य विषयों के चित्रण में ही अपना आत्मगौरव समझते हैं। वे अपनी मन की कुंठाओं को मुक्त अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। तो इसमें समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात की उन्हें मानो परवाह नहीं थी। तो लोक मर्यादा उनके लिए उपेक्षणीय। प्रयोगवादी कवि खाओ पियो और मौज बढ़ाओ इसी सिद्धांत के मानो पक्षपाती रहे हैं। इसी कारण इस कविता के कवि कृति दूषित वृत्तियों के चित्रण में ही रमे हैं। इस कविता की यह प्रवृत्ति और ये नग्न चित्र समाज को कहाँ ले जाएंगे, इसका उत्तर भविष्य ही दे सकेगा। उदाहरण के तौर पर अनंत कुमार की यह कविता है। मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षा की वेशा बुरी तरह खांस रही है। तो इस तरह से नग्न प्रवृत्ति का चित्रण कवि अनंत कुमार ने किया है। तो प्रयोगवादी कवि फ्रायड के मनोविश्लेषण के प्रभाव से ही नग्न यथार्थवाद की सृष्टि करता है। प्रेम का कोई उदात्त रूप इस कविता में अभिव्यक्त नहीं हुआ, किंतु श्लील अश्लील वृत्तियों का नग्न रूप जरूर व्यक्त हुआ है। तो अपनी पुस्तक तारसप्तक की भूमिका में कवि अज्ञेय जी लिखते हैं, आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति सेक्स संबंधी भावनाओं से आक्रांत है। उसका मस्तिष्क दमन की गई सेक्स की भावनाओं से भरा हुआ है, इसलिए कविता में इस प्रकार की बात आई है। यह सच ही है कि प्रयोगवादी कवि भी अपने गुरु फ्रायड के समान काम वासना को ही जीवन की प्रमुख प्रवृत्ति मान लेते हैं। तो तीसरी प्रवृत्ति है निराशावाद, यानी
क्षणवादिता। तो प्रयोगवादी कविता की कवि अतीत की प्रेरणा और भविष्य की उज्जवल आशा से विहीन है, उसकी दृष्टि केवल वर्तमान पर ही है। वह निराशा से पूर्णतः घिरा हुआ है। उसके लिए जगत क्षणवादी या निराशावादी है, कल उसके लिए निरर्थक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में प्रयोगवादी कवियों की स्थिति उस व्यक्ति के समान है जिसे वह विश्वास हो कि अगले क्षण में ही प्रलय होने वाली है, अतः वर्तमान में ही वह सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है। देखिए एक उदाहरण, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग की अंतर को छू ले इसी क्षण, क्योंकि कल वे नहीं रहेंगे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से निराशावाद का चित्रण प्रयोगवादी कवि करते रहे हैं। चौथी विशेषता है यथार्थवाद की प्रतिष्ठा। तो दोस्तों, काव्यधारा की सर्वप्रधान विशेषता यह है कि इसमें कल्पनाशीलता के स्थान पर यथार्थवाद की प्रधानता है। छायावादी काव्यधारा में कल्पनाशीलता की प्रधानता थी और प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ को ही प्रमुखता दी गई थी, पर प्रयोगवाद में अति यथार्थवादी प्रवृत्तियों की ही अधिकता है। इस प्रकार जहां छायावादी कवि प्रकृति के चिर परिचित अंकी अपनी उदात्त कल्पना से संजोकर प्रकृति सौंदर्य के मृदुल चित्र उपस्थित करते थे, वहां प्रयोगवादी कवि उसकी शुद्धता का उद्घाटन करने में ही अपनी यथार्थवादिता का परिचय देते हैं। मूल में प्रयोगवाद का आधार दृष्टि की नवीनता है, इसलिए वह यथार्थ को लेकर नवीन प्रयोग करता है। दूसरी ओर मौलिकता प्रयोगवाद की विशिष्ट गुण है। रेडीमेड आइडियाज को लेने के स्थान पर वह अपने नए विचारों को महत्व देता है। वह सत्य चाहता है, अंततः कविता में सत्य का ही दर्शन कराता है। पांचवी विशेषता है अति बौद्धिकता की शुष्कता। तो दोस्तों, प्रयोगवादी कविता में सरसता और रागात्मकता के स्थान पर पांडित्य का आधिक्य दिखाई देता है। वे मस्तिष्क को कुरेद कर कविता लिखने में विश्वास रखते हैं। अति बौद्धिकता की यह कविता पाठक के हृदय को तरंगायित न कर उसकी बुद्धि को ही परेशान करती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नई कविता में रागात्मकता के स्थान पर अस्पष्ट विचारधारा है, इसलिए उसमें साधारणीकरण की मात्रा का अभाव है। तो इस तरह से आज्ञे जी की हरी घास पर क्षण भर इस कविता में भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की ही प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें कवि स्वयं ही अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए समाज की शंका को बताता है, क्योंकि वह धुंधले में किसी के साथ दबकर बैठा है। तो आज्ञे जी कविता में कहते हैं, चलो उठे अब तक हम थे बंधु, सैर को आए और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं। वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने। तो इस तरह से छठी विशेषता है वैचित्र्य प्रदर्शन। तो अधिकतर प्रयोगवादी कवि वैचित्र्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति को लेकर चले हैं। उसमें किसी वृत्ति का संयोजन नहीं मिलता है। कहीं कहीं तो यह प्रवृत्ति बहुत अधिक हास्यास्पद हो गई है। कुछ एक कवियों का लक्ष्य केवल विलक्षणता, आश्चर्य, दुरूहता से अपनी नूतनता को प्रकट करना ही प्रतीत होता है। तो प्रयोगवादी कलाकार कला को जीवन के लिए न मानकर कला केवल कला के लिए ही मानते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, अगर कहीं में तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तोता होता, तो ता होता होता होता। तो इस तरह की कविता एक नए प्रयोग के लिए कवि ने की है। यह वैचित्र प्रदर्शन मानो उनके कविता में दिखाई देता है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, ई से ईश्वर, ऊ से उल्लू, नहीं जी वही पंछी जो देखता है रात भर।
तो इस तरह की कविताएं, ऐसी कविताओं को देखकर पंडित नंदुलारे वाजपेयी ने लिखा है कि प्रयोगवादी साहित्यकार में साधारणतः उस व्यक्ति का बोध होता है जिसकी रचना में कोई तात्विक अनुभूति, कोई स्वाभाविक क्रम विकास या कोई सुनिश्चित व्यक्तित्व न हो। तो इस तरह से सातवीं विशेषता है व्यापक सौंदर्य भावना। तो सौंदर्यवाद एक शाश्वत प्रवृत्ति है जो युगानुरूप प्रतीकों एवं भाषा शैली के माध्यम से प्रत्येक युग के साहित्य में प्रकट होती है। छायात्मक सौंदर्य की प्रवृत्ति का युगानुरूप प्रकाशन रहा है। प्रगतिवाद में सौंदर्य बोध के मापदंड बदले और निम्न स्तर के मानव जगत में सौंदर्य बोध उद्घटित हुआ। तो प्रयोगवादी कवि और आगे बढ़ अब सौंदर्य का विस्तार इस तरह से करता है। देखिए एक उदाहरण, चूड़ी का टुकड़ा, गरम पकौड़ी, बांस की टूटी हुई तट्टी, फटी ओढ़नी की दो चार चिंधियां भी। तो इन कवियों को सुंदर दिखाई देती है। नए कवियों का विश्वास है कि संसार की कोई भी चीज उपेक्षणीय नहीं है। तो इस तरह से प्रयोगवादी कवि अपनी अहमवादी प्रकृति के कारण तुच्छ से तुच्छ वस्तु में भी सौंदर्य के दर्शन करता है। तो इस तरह से एक चूड़ी के टुकड़े में भी उसको सौंदर्य दिखाई देने लगा है। एक फटी ओढ़नी की दो चार चिंधियां भी उसे सुंदर दिखाई देने लगी है। बांस की टूटी हुई तट्टी भी उसे सुंदर दिखाई देने लगी है। तो इस तरह से तुच्छ वस्तु में भी सौंदर्य के दर्शन प्रयोगवादी कवि करता है और कविता के लिए अपना विषय बनाता है किसी भी तुच्छ वस्तु को। तो प्रयोगवादी कवि के सम्मुख हे राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है वाला कोई आदर्श नहीं है। जैसे अति उपेक्षित वस्तु या स्थान या बड़ा सौंदर्यपूर्ण वर्णन वे करते हैं। और इस तरह से इन कवियों की विशेषता यही है कि तुच्छ से तुच्छ वस्तु का भी सौंदर्य के रूप में वर्णन करना। कवि मेघराज इंद्र की हवा चली कविता में इस विशेषता को हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर कवि मेघराज इंद्र की कविता देखिए। हवा चली, छिपकली की टांग मकड़ी के जाले में फंसी रही। आगे कवि मैल की टोकरी ले जाती हुई मेहतरनी को भी डटकर देखकर कहता है, वाटिका सड़ गई, चिड़िया उड़ गई, कुत्ता भी दुम दबाकर भाग गया। तो इस तरह से तुच्छ वस्तु का भी वर्णन इस तरह से सौंदर्य भरे रूप में प्रयोगवादी कवि करने लगा है। आठवीं विशेषता है उपमानों की नवीनता। तो इस तरह से प्रयोगवादी कविता में घिसे पीटे प्रतीकों उपमानों का त्याग इसलिए भी वह कर देता है क्योंकि वे आकर्षणहीन थे और यांत्रिक युग की जटिल संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो गए थे। तो इस तरह से अधिक घिसने से यदि बर्तनों का मुलम्मा छूट जाता है तो प्रतीकों के भी अधिक प्रयोग होने से भी उसकी अर्थवत्ता समाप्त हो जाती है और कवि यह कहने को बाध्य हो जाता है। इसलिए कवि वही जो पुराने पहले वाले उपमान हैं उसको घिसते नहीं बैठता है। तो कवि कहता है ये उपमान मैले हो गए हैं। पहले वाले उपमान को लेकर कवि कहता है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो नया कवि काव्य में रूढ़ उपमानों का परित्याग कर नवीन उपमाओं अपेक्षा उत्प्रेक्षा का आयोजन करता है। चांदनी उस रुपये सी है कि जिसमें चमक है पर खनक गायब है। आगे की कुछ कविताएं असंदिग्ध रूप में बड़ी ही अनूठी बन पड़ी है। ये फूल कचनार के प्रतीक तेरे प्यार के। इस विशेषता से वस्तु पक्ष की भांति शिल्प पक्ष यानी कला पक्ष में भी नूतन प्रयोग मिलते हैं। भाषा, छंद, उपमानों का चयन, प्रतीकों की योजना सर्वत्र नूतनता का मोह दिखलाई देता है। तो इस तरह से कई स्थलों पर हठवादिता के कारण शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी गया है। छंदों के बंधन नए कवि को स्वीकार नहीं है और फलतः छंद की भी प्रधानता इनमें रही है। तो इस तरह से फलतः
छंद की भी प्रधानता इनमें रही है। कुछ तो ऐसे भी छंद है जिनमें न लय है और न गति, वे सर्वथा नीरस ही प्रतीत होते हैं। छंदों के नूतन प्रयोगों के साथ उपमानों की नवीनता, रूपकों का विधान और अलंकारिकता के संबंध में भी नए कवि ने नितांत अलौकिक नूतनता को खोजा है। कुछ उदाहरण बड़े दर्शनीय है। उदाहरण देखिए, अलौकिक नूतनता तो कवि ने नितांत नए प्रयोग या नितांत अलौकिक नूतनता को खोजना चाहा है। कुछ उदाहरण हम देखने वाले हैं। पहला उदाहरण देखिए, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। एक अलौकिक नूतनता को कवि खोजने लगा है। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुंजा हुआ पापड़। तीसरा उदाहरण देखिए, पूर्व दिशा में हड्डी के रंग का बादल लेटा है। चौथा उदाहरण देखिए, पहले दर्जे के लोग कफन की भांति उज्जवल कपड़े पहनते हैं। पांचवा उदाहरण देखिए, कवि नया प्रयोग करने लगा है। पांचवा उदाहरण देखिए, बासी ककड़ी सी अलसाई। छठा उदाहरण देखिए, सड़ा हुआ नारियल सा खाली मस्तिष्क तुम्हारा। सातवां उदाहरण देखिए, एक रिकॉर्ड से बनती हुई जिंदगी आदि प्रयोग, नवीन प्रयोग, अलौकिक नूतनता को खोजने का काम ये प्रयोगवादी कवि करते रहे हैं। तो दोस्तों, इन उदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि कलाकार को नवीनता के आवेश में औचित्य का अतिक्रमण करके कलाबाजी में बाजीगर नहीं बनना चाहिए। वैसे प्रयोगवादी कवि की जीवन दृष्टि गहन है। प्रयोगवाद बौद्धिकता का विशेष आग्रही है। वह प्रत्येक वस्तु को प्रौढ़ दृष्टि से देखता है। शिवदान सिंह चौहान प्रयोगवाद को त्रिशंकुओं का साहित्य कहते हैं तथा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी कहा है, प्रयोगवाद प्रमुखतः कविता का आंदोलन था जो बाद में नई कविता के रूप में परिणत हो गया। तो 90वीं विशेषता है भाषा शैली। तो दोस्तों, प्रयोगवादी कवियों ने कहीं कहीं भाषा के अच्छे प्रयोग किए हैं, किंतु कहीं कहीं तो विलक्षण स्वच्छंदता के कारण खड़ी बोली के व्याकरण रूप की अवहेलना इन कवियों ने की है। भाषा में नवीन प्रयोग की हठवादिता के कारण इन्होंने अपनी कविता की भाषा में भूगोल, विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान तथा बाजारू बोली के शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाव, भाषा शैली और छंद के क्षेत्र में संपन्नता के स्थान पर विलक्षणता को आश्रय देने के कारण इनकी कविता का अपना आकार आधुनिक ढांचे के समान चरमरा उठा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा और भाव दोनों क्षेत्रों में प्रयोगवादी रचनाएं असाहित्यिक है। भाषा के संबंध में अज्ञेय जी का कथन है, प्रयोगशील कविता में नए सत्यों या नई यथार्थवादों का बोध भी है, उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी है और उनको पाठक या हृदय तक पहुंचाने की शक्ति यानी साधारणीकरण भी है। तो प्रयोगवादी कवियों का कर्तव्य है कि ये नवीनता को अवश्य ग्रहण करें, किंतु परंपरा के संदर्भ में प्रयोगवादी साहित्य सशक्त होगा तो उसमें गति आ जाएगी और आलोचक एक स्वर से उसका गुणगान करने लगेंगे। तो प्रयोगवादी प्रमुख कविगण हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त, मेघराज, इंद्र, अज्ञेय, डॉक्टर धर्मवीर भारती, अनंत कुमार, शकुंतला माथुर तथा तारसप्तक के अन्य सभी कवि। धन्यवाद।